हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने अफ्रीका महाद्वीप के सेकंड पार्ट को पढ़ा था। आज हम मध्य अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाई आर के में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर के बैठे होंगे, जो कि स्टूडेंट एटलस आपका ये है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है वो 80 और 81 पेज पर आप लोग देख रहे होंगे। ये स्टूडेंट एटलस है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं। आज हम बात करेंगे मध्य अफ्रीका के बारे में। मिडिल अफ्रीका जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं अफ्रीका में तो दृष्टिगत होता है हमको दारफूर का पठार और इथोपिया का पठार। यहीं स्थित है दारफूर का पठार, और यहीं स्थित है अबिसिनिया का पठार या इथोपिया का पठार। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि इथोपिया के पठार को प्राचीन काल में हम अबिसिनिया के पठार के नाम से जानते थे, इथोपिया का पठार। फिर हम इसी में बात करते हैं कांगो और जायरे नदी, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री है, और ये कांगो नदी है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, जायरे या कांगो नदी। तो मध्य अफ्रीका में देखते हैं तो यह मूलतः तस्तरी नुमा आकृति वाला क्षेत्र है। आकृति जो है तस्तरी नुमा है। फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, इसके दक्षिण में बाई का पठार है, पूर्व में इथोपिया का पठार, उत्तर में दारफूर का पठार है। इसके दक्षिण में यही क्षेत्र में आप लोग मैप में देखेंगे तो बी या बाई का पठार दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग ज्योग्राफी के अफ्रीका के मैप में देखेंगे तो मध्य अफ्रीका के अंतर्गत आपको उत्तर में दारफूर का पठार, पूर्व में इथोपिया का पठार और दक्षिणी क्षेत्र में आपको बी या बाई का पठार दृष्टिगत हो रहा होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके मध्य अफ्रीकी क्षेत्र से कांगो या जारी नदी अपोहित होती है और अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यह नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से निकलती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ काटती है, एक बार यहाँ काटती है। तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वह है माही नदी, जो कि भारत में अवस्थित है। ये 3 पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के मलांजे एवं उबुंडू नगरों की समूहवर्ती भाग को काटती है। ये स्थित है, जो पहला क्षेत्र काटती है वह है मलांजे, और दूसरा जो क्षेत्र है वह है उबुंडू। यानी कि जो विषुवत रेखा अफ्रीका के भाग से गुजरी हुई है, जब कांगो नदी पहले भाग को काटती है तो वह नगर मलांजे, और दूसरे भाग को जब नीचे काटती है तो उबुंडू, मतलब उबुंडू और मलांजे विषुवत रेखा के कांगो नदी के तट पर अवस्थित हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से नगर? एक है मलांजे और दूसरा है उबुंडू। फिर इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो यह नदी क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती है, छोटे छोटे जलप्रपात का। इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कांगो नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, कांगो नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी वह कौन सी है? कसाई नदी। कसाई नदी कांगो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस नदी बेसिन में क्षेत्र में विषुवत रेखीय वर्षा वनों का विस्तार है।
जब विषुवत रेखा पर स्थित है तो विषुवत रेखीय वर्षा वन होगा, विस्तार होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। और यहाँ पर कांगो नदी क्षेत्र में ही कई प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। जैसे हम देखते हैं तो पिग्मी है, बॉम्बोसी है, बम्बावा है, ये जनजातियां निवास करती हैं। जिसमें पिग्मी जनजाति निग्रोइड शाखा से संबंधित है। जो पिग्मी जनजाति है निग्रोइड शाखा से संबंधित है, जो कि मानव प्रजाति में विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, सबसे छोटी जनजाति, जो कि पेड़ों पर निवास करती हैं। इनके घरों को सम्स कहा जाता है। छोटी जनजाति जो निवास स्थान है वह पेड़ों पर निवास करती हैं, और इनके जो घर हैं उनको सम्स कहा जाता है। ये आप लोग नोट कीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके घरों को सम्स कहा जाता है। फिर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। जो कांगो नदी है वो जल आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। जल आयतन के दृष्टिकोण से जो कांगो नदी है वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कहा जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, और लंबाई की दृष्टि से यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात स्टैनले जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? स्टैनले जलप्रपात की अवस्थिति है, जिससे बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रियाएं यहाँ पर संभव होती हैं, और बड़े पैमाने पर जल विद्युत से उत्पादन किया जाता है, जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर वर्ष 2022 की रिपोर्ट कहती है कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो इंगा जलप्रपात है। इंगा जलप्रपात है जो कि कांगो नदी पर स्थित है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट कहती है जो इंगा जलप्रपात है, पूर्व में तो इसे माना जाता था स्टेनले जलप्रपात को, लेकिन वर्ष 2022 की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि जो कांगो नदी पर इंगा जलप्रपात है वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। जबकि इससे पूर्व पुराना नदी पर अवस्थित इगवाओ जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात था। यह पठार खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ सर्वाधिक तांबा भंडार पाया जाता है। जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको हम इरेज करते हैं। फिर बात करते हैं खनिज के बारे में। ये सेंट्रल अफ्रीका की ही बात हो रही है। तांबे के भंडार के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो प्लस जाम्बिया देश, आप लोग मैप में देख रहे होंगे, या तांबे के भंडार के रूप में डीआरसी कांगो और जाम्बिया देश प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी हीरे का भी खनन होता है, यहाँ पर हीरे का भी खनन होता है। हीरे का भी बड़े पैमाने पर खनन होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस पठार के दक्षिण पश्चिम में बाई के पठार की अवस्थिति है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम में बाई के पठार की अवस्थिति है, जो कि कई नदियों का उद्गम स्रोत है या केंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर हमारा अवस्थित है, जिसकी कई राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी और भी जो राजधानियां हैं जैसे प्रिटोरिया है, कैप टाउन है, ये सब यहाँ की राजधानियां मानी जाती हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका भाग के दक्षिण तट पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी का अवस्थिति है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में क्या अवस्थित है? ड्रेकेंसबर्ग रेंज।
दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकेंसबर्ग रेंज अवस्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर थवना एंटालियाना है। थवना एंटेने थवना एंटलेयाना थवना एंटलेयाना है, जिसका सर्वोच्च शिखर ये ड्रेकेंसबर्ग, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो थवना एंटिलियाना है। ये आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पठार के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ढाल पर समशीतोष्ण घास मैदानों का विस्तार पाया जाता है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ढाल क्या पाया जाता है? समशीतोष्ण घास मैदान, जिसे हम लोग जानते हैं बेल्ट्स के नाम से, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि प्रेरीज घास का मैदान उत्तर अमेरिका, अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में लानोज, बेल्ट्स साउथ अफ्रीका में। इसी प्रकार से बेल्ट्स जो है वो समशीतोष्ण घास मैदान माने जाते हैं, बेल्ट्स। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लौह अयस्क एवं कोयले की प्राप्ति होती है। क्या है? एकमात्र देश है जहां पर लौह अयस्क प्लस कोयले की प्राप्ति होती है, एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित वेंगी क्षेत्र से ट्रांसवाल क्षेत्र में लौह अयस्क एवं मैग्नीज, जोहान्सबर्ग से सोना एवं हीरा तथा ओस्टमबर्ग से एवं एस्ट्रस्टमबर्ग से प्लेटिनम का उत्पादन किया जाता है। तो क्षेत्र देख लेते हैं और खनिज देख लेते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे। तो क्षेत्र हमारा बताता है ट्रांसवाल क्षेत्र से लौह अयस्क एवं मैग्नीज, फिर नेक्स्ट बात करते हैं जोहान्सबर्ग से सोना व हीरा, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है जोहान्सबर्ग, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, स्वर्ण प्लस हीरा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टर्मबर्ग और रस्टमबर्ग, यहाँ पर क्या है? प्लेटिनम का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। प्लेटिनम का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप लेकर बैठे होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसी दिशा में, तो ड्रेकेंसबर्ग जो पठारी क्षेत्र है उसको कोरोलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ड्रेकेंसबर्ग है, ड्रेकेंसबर्ग को कोरो लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पठारी क्षेत्र को। गिरिपथीय क्षेत्र से वॉल एवं ऑरेंज नदी अपोहित होती है। जो ड्रेकेंसबर्ग है इसे कोरो लैंड के नाम से, जो ड्रेकेंसबर्ग पठारी क्षेत्र है, यहाँ से ऑरेंज व वॉल नदी अपोहित होती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दृष्टिगत होगा कि यहाँ से ऑरेंज नदी और वॉल नदी अपोहित हो रही है, और इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव दृष्टिगत होता है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाएगी तो उसकी विशेषता होगी कि शीत ऋतु में वर्षा होगी बड़े पैमाने पर, और वहां पर खट्टे रसदार फल पाए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर वहां पर बियर, शराब, रम, ये सब का उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। और हमने पहले ही बता दिया था कि जो मकर रेखा है उस पर लिम्पोपो नदी है, या मकर रेखा को 2 बार कट करती है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। हमने तीनों एक साथ तभी बता दिया, कर्क रेखा का, मकर रेखा का और विषुवत रेखा का भी। अब इसमें आता है कि जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है वह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार कट करती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं
और ये जो लिम्पोपो नदी है यह मापुतो की खाड़ी में विसर्जित करती है, मापुतो की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अब दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली अगर हम देखेंगे तो जो विधायी राजधानी है, एक कार्यपालिका राजधानी है और तीसरा न्यायिक राजधानी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विधायी, प्रशासनिक या तो कार्यपालिका और न्यायिक राजधानी। तो विधायी राजधानी जो है वो केप टाउन है, जो हमने चर्चा किया था। ये कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है और न्यायिक राजधानी ब्लूम फाउंटेन है। आप लोग इस क्षेत्र को अपने मैप में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम फाउंटेन, जो कि विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक राजधानी क्रमशः हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग इसको मिटा लीजिए यानी कि नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं तो यहीं पर अवस्थित है कालाहारी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कालाहारी, जो कि अवस्थित है बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट है। आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं। और यहीं पर ही बोत्सवाना देश से के जो तट हैं वहां पर बेंगुला की ठंडी जलधारा चलती है। यहीं पर तो बेंगुला की ठंडी जलधारा चलती है, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्र पर नामीबिया में नाबिब मरुस्थल है। बेंगुला की ठंडी जलधारा नामीबिया के तट पर चलती है। नामीबिया के पश्चिमी तट पर बेंगुला की ठंडी जलधारा अपोहित होती है, जिससे यहाँ पर नामीब मरुस्थल की अवस्थिति है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है वो 5 देशों में दृष्टिगत होता है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से देश में? एक दक्षिण अफ्रीका, एक बोत्सवाना, एक जाम्बिया। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये जिम्बाब्वे है। यही याद रखना आप लोगों को, भूलना नहीं है कि जाम्बिया है कि जिम्बाब्वे है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, अंगोला और नामीबिया में विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसी कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है जिसे कहा जाता है बुशमैन जनजाति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें महान भ्रंश घाटी के बारे में। महान भ्रंश घाटी जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग से कट रही है, अफ्रीका के पूर्वी भाग से पूरी कट कर रही है, यह महान भ्रंश घाटी है, जो कि आगे चल करके यह कई लाख वर्ष बाद अलग हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस महान भ्रंश घाटी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बगल थोड़ा सा काम हो रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कि आवाज में कम या ज्यादा हो सकता है और थोड़ा सा बाहर का आवाज आ सकता है। तो इसलिए मैं देखता हूँ महान भ्रंश घाटी में यह अफ्रीका के पूर्वी पठार के पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। यह अफ्रीका के पूर्वी पठार के पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो कि अंतरा प्लेट अपसरण का उदाहरण है। अंतरा प्लेट अपसरण का उदाहरण है। अपसरण मतलब होता है कि दो प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। अंतरा प्लेट अपसरण का उदाहरण और यह विश्व का पहला
और लंबा भ्रंश घाटी, विश्व का सबसे लंबा भ्रंश घाटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इससे नुबियन प्लेट, सोमेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हो रहे हैं। नुबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट प्लस अरेबियन प्लेट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इधर अवस्थित है नुबियन प्लेट, इधर अवस्थित है सोमालियन प्लेट और इधर अवस्थित है अरेबियन प्लेट। तो ये एक दूसरे से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो तीनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, जिससे अंतरा प्लेट अभिसरण का उदाहरण है, अंतरा प्लेट अपसरण। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका के दक्षिण में अवस्थित मलावी या नासी झील के लेकर टंगानाइका, ये सब झीलें से होते हुए लाल सागर, अमृत सागर से होते हुए जॉर्डन नदी के उत्तर में अवस्थित गैलीलियो सागर तक है। तो इसकी जो महान भ्रंश घाटी है, इसका हम विस्तार देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक यह घाटी अलग हो रही है। तो मलावी झील, न्यासा झील, टंगानाइका झील, एडवर्ड एल्बर्ट, फिर कीवू, फिर टरकाना, फिर टाना झील से लेकर लाल सागर होते हुए जॉर्डन नदी के उत्तर में गैलीलियो सागर तक अवस्थित है। अब आप लोगों को एक क्रम मिल गया होगा झीलों का, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर मलावी, न्यासा, टंगानाइका, एडवर्ड एल्बर्ट, कीवू, टरकाना, टाना झील, या दक्षिण से उत्तर। अब उत्तर से दक्षिण अगर कर लेंगे तो टाना, टरकाना, कीवू, एल्बर्ट, टंगानाइका, न्यासा और मलावी झील आपके सामने दृष्टिगत होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया झील इस भ्रंश घाटी में प्राप्त नहीं होती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील है इस महान भ्रंश घाटी में प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो नील नदी है वो बनी रहेगी। फिर हम नेक्स्ट बात इसमें करते हैं, और जो विक्टोरिया झील है वो उल्कापातिक झील है, मतलब उल्का के गिरने के पश्चात इस झील का निर्माण हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका के भौतिक विभाजन का संपूर्ण चर्चा कर लिया हूं। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का। इसमें हमने क्या क्या स्टार्टिंग में चर्चा किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिब्राल्टर संधि, आगे बढ़ेंगे तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी, स्वेज नहर है, फिर स्वेज नहर के बाद देखेंगे तो लाल सागर है, लाल सागर के बाद देखेंगे तो यहाँ बाबुल मंदेव जल संधि है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ देखेंगे तो मेडागास्कर की अवस्थिति है, यहाँ देखेंगे तो मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ देखेंगे तो सेशल्स है, यहाँ पर देखेंगे तो केप हॉर्न है, फिर यहाँ देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो गिनी की खाड़ी है, फिर उसके बाद 4 कोस्ट देखेंगे, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लैब कोस्ट। 4 कोस्ट हमने गिनी की खाड़ी के अंतर्गत देखा था। फिर यहाँ पर किनारी द्वीप समूह की अवस्थिति देखी थी। फिर हम आ जाते हैं जिब्राल्टर संधि, ये पेरिफेरल क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हमने बात कर लिया। अब हम एक तेजी से त्वरित एक बार अध्ययन कर लेते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। ये सब तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हो गई। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक देश देख लेते हैं और उनकी जनजातियां देख लेते हैं। देश और वहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं केन्या में तो मसाई, बर्बर और क्यूकी जनजाति पाई जाती है। कांगो में देखेंगे तो पिग्मी, बाम्बोसा और बाम्बावा जनजाति देखते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका में जूलू, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इथियोपिया में ओरोना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो नाइजीरिया में हाउसा फुलानी, हाउसा या फुलानी। फिर देखते हैं सूडान में नुबा, फिर उसके बाद देखते हैं सहारा मरुस्थल में बद्दुइन, फिर नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में बुशमैन जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो नामीबिया में होटन टेरे,
जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप का जो संपूर्ण चर्चा हुई है उसको आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक में आप बात करेंगे यूरोप के बारे में। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ, कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से जल संधियां हैं और उससे कौन कौन सी सीमा साझा करती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपना ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। तो और आने वाले संडे में उत्तर लेखन अभ्यास का चर्चा किया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।